सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार अपडेट क्या, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारी 10 पॉइंट सीरीज जो चल रही थी, जो कि मैंने पूरी एनईपी के ऊपर चलाई है, जिसमें एनईपी के सारे सेक्शंस को मैंने इन जस्ट 10 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी एनईपी का जो इंट्रो है उसको भी मैंने 10 पॉइंट्स के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है, जो कि आप कहीं भी एज अ डिस्क्रिप्टिव वे में आप उसे लिख भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका प्रेजेंटेशन भी शो कर सकते हैं। जस्ट 10 पॉइंट्स 10 स्लाइड्स के अंदर आप पूरा एनईपी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम आ चुके हैं एनईपी के सेकेंड सेक्शन यानी कि 1.1 की ओर, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एनईपी 2020 बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे एक ड्रास्टिक चेंज लाने वाली थी। उन्हीं में से एक है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, और एनईपी के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। उसकी लिंक भी जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। ये उसका सेकेंड वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि आखिर ECCE है क्या इसका कॉन्सेप्ट है। और अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ECCE, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स मेन होंगे जो कि आप उन्हें बता सकते हैं और समझा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ECCE के ऊपर अपनी इन हाउस ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि एजुकेशन से आपको एक नॉलेज या फिर एक अपडेट अपने टीचर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सीधे आगे हमारे इसकी फर्स्ट पॉइंट की ओर, तो जो कि कहता है सबसे पहला पॉइंट ये कि ECCE ये इंश्योर करता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ एज 6 तक बेस्ट हो। अब बेस्ट कैसे या फिर क्या रिजोल्यूशन ईयर लिया गया है ECCE को लेकर, जो कि ये डिसाइड करता है कि भाई ब्रेन डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ एज 6 तक बेस्ट तरीके से हो जाना चाहिए। उसके लिए भी एक पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 100% स्टूडेंट्स एंटरिंग इन द ग्रेड 1 आर स्कूल रेडी, दिस इज एम्ड बाय 2030। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो कि ग्रेड 1 में एंटर करने वाले हैं या ग्रेड 1 खत्म कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर जो ग्रेड 1 है वहाँ तक बच्चों का 100% जो है ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ हो जानी चाहिए, और वो बच्चे स्कूल के लिए एकदम प्रॉपरली रेडी होने चाहिए। स्कूल से उन्हें डर ना लगे, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्कूल्स। तो ये एम किया गया है कि 100% स्टूडेंट्स के अंदर हमको ये चीज़ को डेवलप करना है। कब तक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2030 तक इसका एम जो है वो किया गया है। तो ये बेसिकली एक पॉइंट है आपका ECC के अंदर जो कि बताया गया है। सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, द अटेन ऑप्टिमल आउटकम्स इन द डोमेन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या हो भाई, आउटकम्स आए किन किन चीज़ों को लेकर, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को लेकर। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो अपने हाथों से चीज़ें करना सीखे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी से वो अपनी ग्रॉस और मोटर स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ECCE जो है एज 6 तक के बच्चों के लिए बेसिकली है, क्योंकि ये अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं चाइल्डहुड में भी जो बहुत प्री स्टेज होती है ना, उसके लिए ये बेसिकली बनाया गया है। तो उस एज तक, एज 6 तक बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, क्योंकि जैसा कि आपने सुना क्या होगा, बहुत सारे राइटर्स ऐसा लिखते भी आए हैं, ऐसा प्रूव्ड भी है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनके द्वारा ये सिद्ध किया जा सकता है, किया जा चुका है बल्कि, कि एज 6 तक बच्चे का दिमाग हो, बच्चे का बॉडी हो, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव होता है और इंक्रीज भी होता है। तो उस समय अगर हम उसको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देते हैं, तो मे बी आपका बच्चा अगर इतना ग्रो हो रहा होगा तो आपके एक्स्ट्रा सपोर्ट से वो इतना ग्रो करेगा, उसका दिमाग या फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर मोटर डेवलपमेंट सब कुछ। इसके बाद आ जाते हैं उसके और किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा आपके इस एक्स्ट्रा सपोर्ट का, सोशियो इकोनॉमिक एथिकल डेवलपमेंट।
ठीक है, वो अपने जो आसपास के बच्चे हैं, व्यवहारिक डेवलपमेंट, व्यवहारिक विकास बच्चे का कैसे हो रहा है, इस पर ध्यान देना है हमको उस एज 6 तक। कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है ना, कल्चर में वो अपनी संस्कृति से रिलेटेड, अपनी आर्ट से रिलेटेड क्या क्या सीख रहा है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, बच्चा बोल कैसे रहा है ना। यूजुअली वी डू नॉट फोकस ऑन द कम्युनिकेशन ऑफ अ चाइल्ड, बट रियली एट दिस एज इट इज़ वेरी कंपल्सरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी, योर चाइल्ड नीड्स यू एट दिस स्टेज, कि आप उस बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा क्या बोलना सही है और क्या बोलना गलत है। बच्चे को वोकैबुलरी बढ़ाएं, बच्चे की वोकैबुलरी देने के लिए उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप कम्युनिकेट करें, अलग अलग लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करें, सो दैट ही और शी मे बी वेरी वेरिएंट इन हिज और हर लैंग्वेजेस, क्योंकि बच्चा बोलने से और भी जल्दी सीखता है ना। तो इसमें आप जो ECC है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लैंग्वेज न्यूमरेसी जो है, या जो न्यूमरेसी यानी कि जो छोटे छोटे नंबर्स हैं, नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि उसको बच्चे को आप एज 6 तक 1 से लेकर 100 तक सिखा दें, बट येस ही और शी शुड नो द वेरी बेसिक थिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिखा दें, एकदम बड़े बड़े वो नंबर्स के करने लगे, नहीं, बट वो जो बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेटा मैंने आपको 2 चॉकलेट्स दी, मैंने इसमें से 1 आपसे ले ली, तो आपके पास कितनी बची। भले ही बच्चा ये नहीं जानता कि व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, बट येस ही नोज दैट इफ यू हैव टेकन 1 चॉकलेट फ्रॉम हिम, ही इज ओनली लेफ्ट विद 1 चॉकलेट, है ना। तो ऐसी बेसिक चीज़ें आप उसे सिखाएं, बाद में जाके वो टर्म भी जनरेट कर लेगा कि इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हमारे 3rd पॉइंट पर, जो कि कहता है कि NCPF ECCE, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, NCERT की जो एक पहल है और इनिशिएटिव है, जो कि उन्होंने एज 8 तक के बच्चों के लिए लॉन्च किया है, और एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा सिलेबस बनाया गया है जिसमें वो अपने से ज़्यादा कल्चर को इंक्लूड किया गया है, अपने लोकल ट्रेडिशंस को उसमें इंक्लूड किया गया है, कि भाई अगर कोई बच्चा बिहार से है, मान लीजिए इफ एनी चाइल्ड इज़ फ्रॉम बिहार, तो उस बच्चे को एट दिस एज ये पता होना चाहिए कि उसके लोकल ट्रेडिशंस में क्या क्या है, उसका लोकल जो आर्ट फॉर्म है वो क्या है। मान लीजिए मधुबनी है, तो बच्चों को छोटे छोटे किट्स प्रोवाइड करना, जिसमें कि वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके वो चीज़ को करना सीखें। तो दिस इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, एज 8 तक के बच्चों के लिए इसको डेवलप किया गया है बाय NCERT, ठीक है। इसका आप फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद रहेगा, प्रॉफिटेबल भी रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे 4th पॉइंट, क्या कहता है ECCE। भाई ECCE आपको बोलता है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, स्टैंड अलोन आंगनबाड़ी केंद्र जितने ज़्यादा हो सकें, मतलब हर बच्चे की पहुंच तक भले ही एक स्कूल ना हो, पर एक आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो उस एज तक बच्चों की पहुंच के अंतर आना ही चाहिए, ठीक है। तो आंगनबाड़ी जो है उनको डेवलप किया जाए, आंगनबाड़ी को रिलेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स, ऐसे जो कनेक्टेड होते हैं उनको भी डेवलप किया जाए, प्री प्राइमरी स्कूल्स का डेवलपमेंट किया जाए, स्टैंड अलोन प्री प्राइमरी स्कूल्स का जो है डेवलपमेंट किया जाए। तो ये कहता है ECC का 4th पॉइंट। चलते हैं सीधे 5th पॉइंट की ओर। 5th पॉइंट से बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट जो कि यहाँ पर रह गया था वो भी देख लीजिए, कि ECC ये भी कहता है कि रिक्रूटमेंट आपको करना है ECC वर्कर्स या फिर टीचर्स का। अब आप कहेंगे कि मैम अगर ECC वर्कर्स और टीचर्स, इनका क्या मतलब है, क्या इसके लिए कोई अलग से कोर्स होता है या कुछ अलग होगा क्या? आंगनबाड़ी में जो लोग हैं या आंगनबाड़ी में जो महिलाएं हैं, क्या वो ECC वर्कर्स नहीं हैं? तो इसके बारे में हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे हमारे 5th पॉइंट की ओर। 5th पॉइंट क्या कहता है? 5th पॉइंट कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है आपको स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव्ड करेंगे, बच्चों को पढ़ने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वाई? दे शुड सी अ वेरी कलरफुल एनवायरनमेंट अराउंड देम, है ना, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टडीज़, है ना। तो इसीलिए आंगनवाड़ी जो है केंद्र उनका और स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो करने की जिम्मेदारी है वो भी जो है ECC ने आपको दी है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या कहता है 6th पॉइंट? 6th पॉइंट कहता है कि भाई अप टू एज 5,
अप टू एज 5 स्टूडेंट्स मस्ट ज्वाइन प्रिपरेटरी क्लास या फिर बाल वाटिका। एज 5 तक अगर बच्चा है, क्लास 1 में जाने लायक बच्चा नहीं है, एज 5 तक है, तो उसको बाल वाटिका यानी कि नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, जो बाल वाटिका के जो 3, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, इन्हीं तीनों को इस तरीके से अब बुलाया जाने लगा है। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं उसमें आप बच्चों को ज़रूर एडमिट कराएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही उसका ECCE डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ 6th पॉइंट। इसके बाद चलते हैं सीधे 7th पॉइंट की ओर। 7th पॉइंट क्या कहता है हमारा? 6 मंथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे वो बात आ जाती है जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस की थी कि भाई मैम ये बताइए कि ECCE वर्कर्स क्या कुछ अलग से होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी आंगनबाड़ी में टीचर हैं और अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी, आपकी जो एजुकेशन है वो 10+2 है, मतलब आप 12वीं पास हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक 6 महीने का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेना होगा। ठीक है, और अगर आप 12वीं से कम पढ़े हैं तो आपको क्या करना होगा? एक डिप्लोमा करना होगा ECCE में, जो कि डिजिटल या फिर डिस्टेंस मोड्स में आगे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अभी नहीं कराया गया है, आगे कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 7th इन्फॉर्मेशन। चलते हैं कि 8th पॉइंट की ओर की क्या कहता है ECCE भाई जोर देता है कि आपको आश्रमशालाज में भी जो है आश्रमशालाज आपको इंट्रोड्यूस करनी है ट्राइबल एरियाज़ में। देखिए बेसिकली आश्रमशाला का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यू है, अभी भी आश्रमशालाज हैं पर कम है। तो ECCE कहता है कि ट्राइबल एरियाज़ में आपको आश्रमशालाज को भी डेवलप करना है सो दैट ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छी शिक्षा मिल सके। आगे देख लेते हैं, चलते हैं हमारे 9th पॉइंट की ओर। पर इससे पहले कि मैं आपको ये और लास्ट हमारा 10th जो पॉइंट है 10 पॉइंट्स की प्लेलिस्ट में जो 10th पॉइंट है उसको मैं समझाऊँ उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है तो। अगर आप मुझसे पर्सनली जो है चैट करना चाहते हैं या अपनी किसी दुविधा का समाधान चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं हमारे 9th पॉइंट की ओर। 9th पॉइंट हमारा क्या कहता है? ECCE इज़ द कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाउ दिस पॉइंट इज समथिंग अबाउट कि ECCE किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको याद रखना है एज अ टीचर भी कि ECCE जो है वो किन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आता है। तो देखिए सबसे पहले हो जाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल वेलफेयर। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंतर्गत इनका जो है पूरा समायोजन इस ECCE के अंदर हो जाता है। बढ़ते हैं 10th पॉइंट की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास पॉइंट है और ऐसा नहीं है कि ये नया है, आप सब लोग इसे जानते हैं। ECCE के अंतर्गत भी अब इसे जो है इंक्लूड कर लिया गया। देखिए अभी तक ये जो चीज़ थी ये आंगनबाड़ीज़ में अभी भी चल रही है, प्राइमरी स्कूल्स में अभी भी चल रही है, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड की गई है ECCE के चलते या ECCE के तहत मिड डे मील के साथ साथ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे अब की जानी चाहिए और आगे आने वाले भविष्य में की भी जाएगी। जल्दी ही ये जो प्रावधान है जो मैं आज आपको ECCE में बता रही हूँ ये जल्दी ही आगे आने वाले समय में शुरू एजुकेशन सिस्टम में हो सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई होपफुली आपको ठीक से समझ में आई होगी कि ECCE है क्या क्या चलने वाला है और क्या क्या चल रहा है, ये आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। मैं लेती आती हूँ आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, मुझे और मेरे चैनल को। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।